साबिक DGISI जनरल फैज के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उनका ट्रायल कंक्लूड हो गया है, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। आपके ज़राए क्या कहते हैं, क्या फैसला आ सकता है और कब तक ये फैसला एक्सपेक्टेड है? सुना ये गया है कि 13 नवंबर की रात को 1:30 बजे तक फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल ट्रायल मुकम्मल हो गया है और 11 महीने ये ट्रायल रहा और फैज़ हमीद साहब पर मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और वो कानून जो कि 2 साल आप रिटायर होने के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते और उन्होंने की, ये 3 मेजर चार्जेस हैं। और फैज़ हमीद साहब मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, देखिए वक्त बदलता है तो क्या, एक मरतबा फैज़ हमीद साहब की वालदा की डेथ हुई और एक मरतबा उनके किसी रिश्तेदार की डेथ हुई तो मैं भी अफसोस करने गया। यकीन करें जो वो इलाका था, उस इलाके में मुझे गाड़ी पार्किंग करने के लिए जगह नहीं मिली। दूर किलोमीटर दूर पार्किंग मैंने गाड़ी की और फिर मैं उस लाइन में लगा। ज़ाहिर है रश इतना था, उस लाइन में लगा जिस लाइन में इस मुल्क के सारे सफ़ेद पोश लगे हुए थे और मुंह उन्होंने ऐसे बनाए हुए थे कि जैसे लगता था कि फैज़ हमीद साहब का कोई रिश्तेदार फौत नहीं हो गया, इनका अपना हो गया है। और रकू के आलम में झुक झुक के उनके पेट पर उनके सर आ रहे थे और इस तरह वो उनको दिलासे दे रहे थे फैज़ हमीद साहब को। इतना रश था फैज़ हमीद साहब लेकिन जब वक्त बदला तो इसी केस में फैज़ हमीद साहब ने कहा कि मेरे 90 गवाह हैं जो मेरे हक में गवाही देंगे, जिसमें इमरान खान साहब का भी नाम उन्होंने लिया, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम भी लिया, जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम भी लिया, जिसमें उन्होंने और भी नाम लिए। और जब वक्त गवाही आया तो 90 सुकड़ कर 40 हो गए और 40 में से 3 सिर्फ लोग आए गवाही देने के लिए फैज़ हमीद साहब के हक में। तो अब मुझे लग रहा है कि जहाँ तक इसके फैसले की बात है फैज़ हमीद साहब के, तो फैज़ हमीद साहब का अगले कोई 1 हफ्ते 10 दिनों में फैसला आ जाएगा। तो सर, और जहाँ तक फैसला आएगा क्या, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उनसे उनका रैंक, उनकी मरात वापस ले ली जाए, हो सकता है उन्हें उम्र कैद सजा हो जाए, क्योंकि जो चार्जेस जो उन पे हैं वो बड़े मजबूत हैं और उनमें एविडेंस है। ये तीनों जो है ना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी और वो जो पॉलिटिकल सरगर्मियां करना, ये उनके सबूत हैं इन चीजों के। सही। तो सर फिर इस फैसले के मौजूदा सियासी मंजरनामे पर क्या असरात होंगे, क्योंकि उन पर यह भी इल्जाम है कि वो सियासी मामलात में भी मुदाखलत करते रहे हैं, तो क्या इस फैसले को बुनियाद बनाकर इमरान खान पर भी मजीद केसेस बनाए जा सकते हैं, उनके लिए भी मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? आप वो क्या देख रहे हैं? फैज़ हमीद साहब का इमरान खान साहब की केसों पर या तरीके इंसाफ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना पड़ना है, क्योंकि उनके अलहदा केसेस चल रहे हैं, इनके अलहदा केसेस चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इससे कोई हमारे यहाँ किसी भी जजा सज़ा से कोई ना फ़र्क पड़ता है ना, क्योंकि जब आपके ऊपर से नीचे तक चीज़ें नीचे से ऊपर नहीं जानी होती, ऊपर से नीचे आनी होती हैं। खा वो खुशहाली हो, खा वो तरक्की हो, खा वो मेरिट हो, वो ऊपर से नीचे आए तो फ़र्क पड़ता है। ये एक इस फौज जो मौजूदा फौज है, इसने कुछ बहुत अच्छे काम भी किए। एक तो ये जो ऐसे ही तो नहीं ट्रंप साहब फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ें करते, एक तो जो ये भारत को फेंटी लगाना और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ ऑल आउट जाना और दहशतगर्दी से के ख़िलाफ़ जंग लड़ना, ईरान का या अफ़गानिस्तान का मामला, उस पर फर्म खड़े रहना कि भाई आप हमारे सरजमीन को अब इस तरह मज़ीद इस्तेमाल नहीं कर सकते, या मईशत के लिए कोशिशें करना या कोई बेहतरी के लिए कोशिशें करना। वहाँ उन्होंने ये भी किया कि खुद एहतसाबी की। आप इनके फ़ैसलों पे आप तनकीद भी कर सकते हैं, आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने खुद को पेश किया। और ये पहली मरतबा हुआ है, पहली मरतबा मिथ टूटी है कि कोई साबका DGISI भी उसका भी एहतसाब हो सकता है। खास उसके पीछे आप 50 चीज़ें और लिंक कर लें, और ये एक रवायत चली इसी तरह, और यही वजह है कि इदारे कायम रहते हैं। मुझे बताए ना, आज एक मुस्लिम लीगी के खिलाफ एक FIR दर्ज हो तो सुबह से शाम तक सारे बोलेंगे उस पर और कहेंगे ये ठीक है। कोई एक मुस्लिम लीगी उठाकर मुझे बता दें जो कहे कि नवाज शरीफ साहब में ये 3 खामियां हैं। कोई एक पीपल्स पार्टी वाला उठा के दिखा दें जो कहे कि
बिलावल भुट्टो में ये 3 खामियां हैं। ठीक, कोई एक पीटीआई वाला उठा के दिखा दें जो कहे कि इमरान खान में 3 खामियां नहीं कहते। क्या ये फरिश्ते हैं? इंसान है ना, खामियां भी हो सकती हैं। तो कम से कम ये मिथ जरूर टूटी है कि कोई भी हिसाब से बालातर नहीं है, अकाउंटेबिलिटी है। भट्टी साहब, आप जैसे कह रहे थे कि अब ये जो तरमीम आई है और हुकूमत खुद भी तस्लीम कर रही है कि इसमें अवाम के लिए तो कुछ नहीं है, 3.25 करोड़ बच्चे आज भी स्कूलों से बाहर हैं, गुर्बत की शरह भी मुसलसल बढ़ रही है, 225 रुपए चीनी बिक रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी हैं वो मुल्क छोड़कर जा रही हैं। क्या ऐसे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा या क्या निज़ाम में कोई तब्दीली लाई जाएगी? बड़ा वो सवाल है जो सवाल सुनते सुनते हम बड़े हुए और बुढ़े होने जा रहे हैं, अब कब्रों की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये सवाल अभी भी वहीं खड़ा है और इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। कि एक हमें बताया जाता है कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से दो चार है, अवाम कुर्बानी के लिए तैयार हैं, और क्या मुल्क में इस्तेकाम आएगा? देखिए, मुल्क में इस्तेकाम आप मॉडल उठा कर देख लें पूरी दुनिया के। या तो आप उस तरफ चले जाएं कि जहां जमहूरियत, जहां आइन, जहां कानून, जहां बुनियादी इंसानी हकूक़, इसको एक तरफ रखें और कहें कि अगले 10 साल के लिए या अगले 15 साल के लिए या अगले 20 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ मुल्क का सोचा जाएगा, फिर भी मंजूर है। पता तो चल जाएगा ना कि हमारा रास्ता कौन सा है। या अगर आप कहते हैं कि आपके मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम है, जमहूरियत का निज़ाम है, तो फिर उसकी तरफ मुकम्मल आ जाएं कि और फिर पता चल जाएगा कि भाई ये रास्ता है। हम असल में वो बदनसीब लोग हैं कि हमें ना सच्ची जमहूरियत मिली ना सच्ची आमरीत मिली। हम कंफ्यूज से लोग हैं, आधा तीतर आधा बटेर। हमारे जो मार्शल लॉ वाले आए, फौजी आमर आए, वो आकर जमहूरियत की तरफ चल पड़े और जमहूरियत पसंदी अपनी उन्होंने दिखाना शुरू कर दी और सूरत हाल ख़राब हो गई। हमारे जो जमहूरियत पसंद थे उनके अंदर एक छोटे छोटे फिरौन छुपे हुए थे, छोटे छोटे डिक्टेटर्स थे, जिनकी ना पार्टियों में जमहूरियत, जिनके ना घरों में जमहूरियत, जिनके ना दिमागों में जमहूरियत, वो मुल्क में जमहूरियत लाने के लिए आ गए थे। अगर इन सारों को सम अप करें तो ये जो मौजूदा की आदत है, ये पीपल्स पार्टी और ये नून वाले, ये एक्सपायरी डेट से गुजर चुके हैं। अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। आप इनको 100 साल और इक़्तिदार दे लें, अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है। अवाम की नज़र में ये अब फारिग हो चुके हैं। और इन 2 पार्टियों के होते हुए और इनके इत्तेहादियों के होते हुए इस मुल्क में कभी भी तब्दीली नहीं आ सकती, इस मुल्क में कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती, क्योंकि हमारी डायरेक्शन सही नहीं है। हमारे मसाइल हैं सेहत के, तालीम के, बुनियादी इंसानी हकूक़ के, इंसाफ के, आइन के, बाकी सारे मसाइल आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। लेकिन हमारे सबसे बड़े मसले ये हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे लोग हैं,